वेलकम टू स्टडी जीके टू सक्सेस। यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का। ये पार्ट 13 होने वाला है, आपको बता दूं, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का पार्ट 13 है ये। आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ सिटीज़न। इंडिया के सिटीज़न का क्या फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ओके, पहला कह रहा है कि संविधान के लिए सम्मान, जी हमारी ये ड्यूटी है, तो ये तो आंसर नहीं होने वाला है। और दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, ओके, ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। तीसरा कह रहा है राष्ट्रीय गान के लिए सम्मान, ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल एंथम, ओके। और चौथा ऑप्शन कहता है, यही हमारा आंसर है। क्या है आंसर? कि सरकार का सम्मान। ये सरकार का सम्मान जो है वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ओके। सरकार का सम्मान करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। रेस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट इज़ नॉट आवर फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सृजन के सही कालानुक्रमिक क्रम में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, केरल, महाराष्ट्र को व्यवस्थित करें, ठीक। अरेंज हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, केरला, महाराष्ट्र इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्रिएशन। सबसे पहले कौन सा राज्य क्रिएट हुआ था, उसके बाद से कौन सा राज्य क्रिएट हुआ था। इसी सीरीज़ में हम लोग को इन सभी राज्यों को अरेंज करना है, ठीक, ओके। तो सबसे पहला कह रहा है कि महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर। और बी कह रहा है कि पहले केरल, उसके बाद से महाराष्ट्र और बाद में मणिपुर और बाद में हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी कह रहा है कि केरल, उसका से महाराष्ट्र और उसके बाद, देखिए राष्ट्र यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, ये वाला सौ नहीं होगा ये, ओके ओके। और बाद में कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश और अंतिम में कह रहा है मणिपुर। और डी कह रहा है कि पहले महाराष्ट्र बना और उसके बाद से हिमाचल प्रदेश, उसके बाद से मणिपुर, उसके बाद से केरल। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हमारा करेक्ट आंसर है, ओके। ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि पहले केरल बना, उसके बाद से महाराष्ट्र बना, उसके बाद से हिमाचल प्रदेश और उसके बाद से मणिपुर, ठीक है। हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ओके, ये ऑर्डर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से किन स्थितियों में एक बार राष्ट्रपति इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कर सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक। अब इस क्वेश्चन का आंसर पाने के पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो इंटर स्टेट काउंसिल होता क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो इंटर स्टेट काउंसिल होता है वो एक नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ठीक। यानी परमानेंट नहीं होती है, ये टेम्पररी होती है। ये एक ऐसा संवैधानिक बॉडी है जो कि परमानेंट नहीं है, नॉन परमानेंट है, मतलब कि टेम्पररी है। इसका फाउंडेशन जो हुआ था वो हुआ था 1990 में, ठीक। इसको 1990 में फाउंड किया गया था। और कौन से तारीख को? तारीख भी मैं बता दूं आपको, तारीख है 28 मई, ठीक है। 28 मई को ये फाउंड किया गया था, ओके। हाँ, तो अब आपको बता दूं कि ये इंटर स्टेट काउंसिल का ये काम क्या होता है। इंटर स्टेट काउंसिल का बेसिकली जो काम होता है वो इंटर स्टेट और सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को सही रखना। मतलब कि इंटर स्टेट का मतलब क्या? अलग अलग स्टेट्स के बीच में जो रिलेशंस है उसको सही रखना, और केंद्र है और स्टेट है उसके बीच में रिलेशन एक अच्छा स्थापित करने का काम है इसका इंटर स्टेट काउंसिल का। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किन स्थितियों में राष्ट्रपति इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कर सकता है। राष्ट्रपति ही करता है इस काउंसिल की स्थापना, ठीक है। पहला स्थिति बताया जा रहा है कि आपातकाल के दौरान। दूसरा स्थिति बताया जा रहा है जब मंत्रिपरिषद उसे ऐसा करने की सिफारिश करती है, व्हेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंड हिम और हर टू डू सो। और तीसरा कह रहा है कि जब संसद एक कानून पारित करती है। और डी कह रहा है जब उसे प्रतीत होता है कि वह जनहित की सेवा करेगा, ठीक। तो आंसर जो हमारा है वो हमारा होगा डी। जब भी अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि ये जो काउंसिल है वो जनहित की सेवा करेगा, पब्लिक इंटरेस्ट में ये सर्व करेगा, तो ये राष्ट्रपति जो है वो बना सकता है ऐसा काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश कर सकता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उत्तर पूर्वी परिषद के कितने राज्य हैं। हाउ मेनी स्टेट्स आर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में
कितने स्टेट जो है वो हैं शामिल। ठीक, पहला ऑप्शन कह रहा है 5, दूसरा कह रहा है 6, तीसरा कह रहा है 7 और चौथा कह रहा है 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि 8। 8 जो है वो नंबर है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के मेंबर्स का। अब उन 8 स्टेट्स का नाम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप सुनिए। अरुणाचल प्रदेश, असम, तीसरा आपको बता दूँ मणिपुर, उसके बाद से मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, और जो 8th है जो सबसे लास्ट में जिसको ऐड किया गया था, अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं आपको मैं बताया हूँ, मैंने आपको बस इसके नाम बताए हैं, लेकिन मैं आपको अभी बताता हूँ जो 8th नंबर पर ऐड हुआ था, यानी सो जब से लेटेस्ट ऐड हुआ है स्टेट वो है सिक्किम। ठीक, सिक्किम को 2002 में इधर इस उत्तर पूर्वी परिषद में शामिल किया गया। ठीक, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन ब्रिटिश संविधान से उधार नहीं होगा यहाँ पे, से नहीं है, मतलब कौन सा जो है ब्रिटिश संविधान से नहीं है इन ऑप्शंस में से। विच अमंग द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट बोरो फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा नहीं लिया गया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है पार्लियामेंट्री फॉर्म, दूसरा कह रहा है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा कह रहा है रूल ऑफ लॉ और चौथा कह रहा है कॉन्करेंट लिस्ट। तो बता दें कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है वही है जो वो ब्रिटिश संविधान से यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया है। ठीक, ये कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किसके संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है कॉन्करेंट लिस्ट की नियम। ठीक है, फीचर। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित लेख में से कौन कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस आर ओपन टू ऑल सिटीजन्स। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15(2), ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 16(2), ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 17 और ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 18। अब हम लोग एक एक आर्टिकल के बारे में आपको थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। जो पहला वाला हमारा है यानी आर्टिकल 15(2), ये हम लोग को पब्लिक प्लेसेस के एक्सेस के ऊपर जो सारी राइट्स देता है कि किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कोई भी एज हो, कोई भी जेंडर हो, किसी भी पैरामीटर्स पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी पब्लिक प्लेस को यूज़ करने के लिए। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही था हमारा कि सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं, कौन सा ऐसा आर्टिकल कहता है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या है? पहला वाला ही है, लेकिन हम लोग बाकी का भी जानेंगे क्योंकि सभी ज़रूरी हैं। ठीक है, आर्टिकल 16(2) क्या कहता है? वो कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई पर्टिकुलर जाति का, धर्म का किसी सर्विस में नहीं ज्वाइन कर सकता, ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसके टैलेंट और उसके हार्ड वर्क के अनुसार। ठीक है, और आर्टिकल 17 कहता है, वो कहता है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का वो एबॉलिशन करता है। ठीक, आर्टिकल 18 कहता है कि ये एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कोई भारत में टाइटल्स जैसे कि राजाधिराज, महाराज, ठीक है, माय लॉर्ड, ये सब कोई इस टाइप के टाइटल्स यूज़ नहीं कर सकता सिवाय 2 के। कौन से वो 2 कंडीशंस हैं? पहला कंडीशन है कि अगर कोई एकेडमिकली कोई एक ऐसा टाइटल हासिल किया हो, जैसे कि डॉक्टर, ये कोई टाइटल इस्तेमाल कर सकता है, ये जायज़ है। ठीक, उसके बाद से जैसे कि कोई मिलिट्री में ये किसी ने एक अचीवमेंट हासिल की हो, जैसे कि मेजर हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या था? हमारा आंसर था ऑप्शन ए 15(2). ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू लोकसभा बाय प्रेसिडेंट? ऑप्शन ए कह रहा है 0, बी कह रहा है 2, सी कह रहा है 3, डी कह रहा है 4। तो आपको बता दें कि इसका आंसर होगा 0। अब देखिए, कई लोग ये सोचने लगे कि नहीं इसका आंसर 2 होगा, तो बता दूं कि ये जो हमारा 104th अमेंडमेंट था, यानी 104वां जो संविधान संशोधन था, उसमें ये संशोधन किया गया है कि अब जो 2 एंग्लो इंडियंस का जो रिप्रेजेंटेशन था, जो जिसको मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, उस रिप्रेजेंटेशन को इस अमेंडमेंट के ज़रिए उसको डिलीट कर दिया गया। ठीक, अब वो क्या हो गया है? वो 0 हो गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संशोधन शुरू करने का अधिकार रखता है? हु अमंग द फॉलोइंग रिजर्व्स द राइट टू इनिशिएट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ऑप्शन ए कह रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय,
ऑप्शन बी कह रहा है भारत का पार्लियामेंट, सी कह रहा है भारत के राष्ट्रपति, डी कह रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ही किसी भी संवैधानिक संशोधन को इनिशिएट किया जा सकता है, यानी शुरू किया जा सकता है किसी भी हाउस में, ठीक, राज्यसभा हो या लोकसभा, उसमें शुरू किया जा सकता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है, ठीक है, कौन सा कथन सही है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। पहला कह रहा है कि यूएसए संविधान की सर्वोच्चता, यूएसए में संविधान की सर्वोच्चता बोल रहा है, और उसी में ये भी बोल रहा है कि ब्रिटेन जो है वो संसद की सर्वोच्चता है इसमें, ठीक। बी कह रहा है कि ब्रिटेन संविधान की सर्वोच्चता और यूएसए संसद की सर्वोच्चता, और सी कह रहा है कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए दोनों में संविधान की सर्वोच्चता है। डी कह रहा है कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में संसद की अब देखिए यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ संसद होगा, यानी सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद की सर्वोच्चता होगी। यहाँ पे गलती है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक। तो इसमें बेसिकली जो बात हो रही है वो बताई जा रही है कि इन दोनों देशों में किस चीज़ की सर्वोच्चता है, ठीक, उसके ऊपर बात की गई है। तो इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ए, ठीक है। यूएसए में संविधान की सर्वोच्चता है और ब्रिटेन में किसकी सर्वोच्चता है? संसद की, यानी कि पार्लियामेंट की, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? ए। ओके फाइन। और भारत में क्या है? भारत में आप कह सकते हैं कि एक बैलेंस क्रिएट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में। लेकिन जो भारत में जो संविधान है, संविधान से ही सभी ने शक्तियाँ ली हैं, वो संविधान ने ही सबको जो शक्तियाँ दी हैं। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं संविधान की सर्वोच्चता है यहाँ पर, और साथ ही साथ संविधान ने पार्लियामेंट और जुडिशरी को एक बैलेंस आउट करने की मतलब कोशिश की है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लिक्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए कह रहा है कि आर्टिकल 19, बी कह रहा है आर्टिकल 20, सी कह रहा है आर्टिकल 21 और डी कह रहा है आर्टिकल 22। तो आपको बता दें कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो संविधान में इसका साफ जिक्र नहीं किया गया है। इसमें ये बोला गया है कि अब चलिए मैं आपको एक आर्टिकल जो है उसको थोड़ा मैं आपको आइडिया देता हूँ। तो जो आर्टिकल 19 है उसका 1 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 का जो पार्ट 1 है, 19 का 1, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच का आपको राइट देता है, फ्रीडम देता है, ठीक। तो इसी के आर्टिकल के अंतर्गत आ जाता है हमारा प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक। प्रेस को भी कुछ भी बोलने और लिखने का, एक्सप्रेस करने का अधिकार है, ठीक। तो हमारा आंसर यही होगा। अब बाकी की चीज़ों को भी हम लोग जान लेंगे। तो जो आर्टिकल 20 कहता है वो पनिशमेंट के ऊपर जो है वो ये आर्टिकल है। आपको मैं इसके बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि किसी भी एक इंसान को एक गुनाह के लिए एक बार से ज़्यादा उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। और बहुत ही सारे इसमें लॉ है, मैंने आपको बस थोड़ा सा बताया है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो अगर मैं सारा कुछ बता दूँ। और उसके बाद से सी कहता है आर्टिकल 21 कहता है, आर्टिकल 21 में ये लिखा है कि किसी व्यक्ति को उसकी निजता और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। निजता और स्वतंत्रता का उसको पूरा अधिकार होता है। सिर्फ कुछ ही कंडीशंस में इसको हटाया जा सकता है, जैसा कि संविधान में लिखा है, कुछ प्रक्रिया के अनुसार, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कुछ इमरजेंसी आ गई, उस समय में जो है वो फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। तो लेकिन तब तक जो है उसको छोड़ करके किसी भी तरीके से उसको ये निजता और स्वतंत्रता का जो फ्रीडम है, वो राइट है, उससे वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक। तो जो आर्टिकल 22 कहता है, आर्टिकल 22 में जो राइट्स हैं, किसी भी अगर मान लीजिए किसी की गिरफ्तारी हुई है उससे रिलेटेड राइट्स हैं। मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जैसे कि अगर कोई किसी को अगर गिरफ्तारी की गई है तो उसको 24 घंटे के अंदर जो है वो कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए, ठीक। और साथ ही साथ बहुत ही सारे रूल्स हैं, बहुत ही सारे डीप हैं, ये बहुत ही लंबे आर्टिकल्स होते हैं। तो फिलहाल के लिए अलविदा देते हैं। लाइक कर दीजिएगा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत होगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। थैंक यू। देखते रहिए स्टडी GK टू सक्सेस। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।